डियर स्टूडेंट, मैं हूं संजय कुमार और ये बिजनेस स्टडी की क्लास है जिसके अंदर हम मोटिवेशन के पॉइंट्स पढ़ रहे थे बेटा कल, जिसमें हमने मैस्लो का हायरार्की थ्योरी पढ़ा था, मोटिवेशन का पार्ट। ठीक है, तो इसकी एजम्पशंस क्या थी, दो वो पढ़ लेते हैं हम लोग। कह रहा बिहेवियर ऑफ पीपल डिपेंड्स अपॉन देयर नीड्स। ह्यूमन बिहेवियर कैन बी चेंज्ड और मोटिवेटेड बाय फुलफिलिंग देयर नीड्स। कह रहा जो भी पीपल जो काम करते हैं उनकी बिहेवियर जो होता है किस पे डिपेंड करता है, उनकी नीड के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो उनके जो बिहेवियर उसको चेंज किया जा सकता है। जस्ट कैसे, उसके अगर मोटिवेट को फुलफ़िल कर दिया जाए। जैसे मान लो किसी व्यक्ति का सपना है कार लेना है और उसको बता दिया जाए कि आप इस काम को करोगे तो आप ये कार परचेज़ कर सकते हो, तो क्या करेगा, उसके अकॉर्डिंग ही वो काम करना शुरू कर देगा। ठीक है, इसके बाद सेकंड पॉइंट कह रहा है जनरली द नीड्स फॉलो द हायरार्की स्टार्टिंग फ्रॉम लॉजिकल नीड्स, साइकोलॉजिकल नीड्स। तो सबसे पहले क्या कर रहा है कि हायरार्की जो स्टार्ट होता है कैसा होता है, साइकोलॉजिकल नीड्स के अकॉर्डिंग होता है। ठीक है, तो ये हमने मैस्लो का हायरार्की थ्योरी का एजम्पशन भी कंप्लीट कर लिया है। इसका कंक्लूजन क्या कहता है ये देख लेते हैं एक बार। कि जनरली द एम्प्लॉयज़ और ऑल द ह्यूमन बींग्स फॉलो दिस सीक्वेंस ऑफ नीड्स बट समटाइम देयर कैन बी एक्सेप्शन व्हेन सीक्वेंस इज़ नॉट फॉलोड। कई बार एक्सेप्शन भी हो सकता है, सेम सीक्वेंस नहीं हो सकते, जैसे मैस्लो ने बताया है। कह रहे फॉर एग्जांपल पीपल में हैव सोशल नीड्स एक्टिव विदाउट सेटिस्फेक्शन ऑफ साइकोलॉजिकल एंड सेफ्टी नीड्स। हो सकता है कई लोग ये चाहते हैं कि उनका समाज में ज़्यादा नाम हो, सोशल रहे वो, चाहे उनकी जो साइकोलॉजिकल नीड्स है वो पूरी हो या ना हो, सेफ्टी नीड्स पूरी हो या ना हो। तो इस केस में कई बार एक्सेप्शन भी हो सकता है। कह समटाइम्स देयर कैन बी ओनली सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स प्रेजेंट इग्नोरिंग ऑल अदर नीड्स। कई बार वो कहते हैं कि सिर्फ खुद के बारे में ही ज़्यादा नीड्स की प्रेजेंट होती है और अदर नीड्स को वो नेगलेक्ट कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं। अब हम सीखने जा रहे हैं कि किसी भी एम्प्लॉय को फाइनेंशियल वे में कैसे मोटिवेट कर सकते हैं और नॉन फाइनेंशियल वे में कैसे मोटिवेट कर सकते हैं। तो ये एक इंसेंटिव का फॉर्म बनाया हुआ है कि मोटिवेट करने के लिए। ठीक है, अब जैसे आपको नाम से पता चल रहा है इंसेंटिव का मतलब क्या है कि आप कुछ भी काम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, उसमें सैलरी के साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट पे कर देना क्या है, आपका इंसेंटिव पार्ट कहलाता है। ठीक है, तो इसमें भी बता रखा है इंसेंटिव कैन बी डिफाइंड एज मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी रिवॉर्ड ऑफर टू एम्प्लॉयज़ फॉर कंट्रीब्यूटिंग मोर एफिशिएंटली। जो एम्प्लॉयज़ अच्छा काम कर रहे हैं उनको उनका इंक्रीमेंट करना या उनको मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी फॉर्म में इंसेंटिव देकर उनको क्या कर सकते हैं, हम मोटिवेट कर सकते हैं। करेंट इंसेंटिव कैन बी एक्स्ट्रा पेमेंट और समटाइम्स समथिंग मोर देन द रेगुलर सैलरी और वेज। जैसे मैंने अब आपको बताया कि इंसेंटिव क्या हो सकता है, जो आप रेगुलर सैलरी देते हैं, जैसे किसी की सैलरी 20,000 रुपये आप हर महीने दे रहे हैं, उसको साथ में कुछ इंसेंटिव दे सकते हैं कि इस महीने आपको आपने अच्छा काम किया था अचीव, तो आपको 5,000 एक्स्ट्रा मिलेगा। तो इट्स पार्ट ऑफ इंसेंटिव। तो इंसेंटिव एक्ट एज ए वेरी गुड स्टिमुलेटर और मोटिवेटर बिकॉज इट एनकरेज द एम्प्लॉयज़ टू इम्प्रूव देयर एफिशिएंसी लेवल एंड रीच द टारगेट। तो इंसेंटिव क्या होता है, एक स्टिमुलेटर होता है। स्टिमुलेटर मतलब होता है किसी चीज़ को बढ़ा देना, किसी चीज़ की जो काम करने की उत्सुकता है उसका लेवल बढ़ा देना। ठीक है, तो मोटिवेटर, तो इससे क्या होता है, जो वर्कर्स होते हैं उनका एफिशिएंसी लेवल इम्प्रूव होता है। ठीक है, और वो अपने टारगेट को अचीव कर पाते हैं। तो इंसेंटिव के 2 टाइप्स बताए हुए हैं। सबसे पहला है फाइनेंशियल इंसेंटिव। फाइनेंशियल इंसेंटिव के अंदर है पे अलाउंस। ठीक है, पे अलाउंस का मतलब है कि एक्स्ट्रा कुछ मनी में पे कर देना। प्रॉफिट शेयरिंग, को पार्टनरशिप, बोनस, कमीशन, सजेशन सिस्टम, प्रोडक्टिविटी लिंकेड विद वेजेस इंसेंटिव, रिटायरमेंट बेनिफिट, पार्क्स, स्प्रिंग्स बेनिफिट्स एट्सेट्रा। तो इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। और एक नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव क्या है, जिसमें मनी पे नहीं कर रहे हैं हम उनको, बल्कि वो क्या चाहते हैं, स्टेटस चाहते हैं अपना। एक कंपनी के अंदर जब काम कर रहे हैं उसके साथ में लिखा रहे सीनियर मैनेजर, इस चीज़ को, स्टेटस को मांगते हैं वो। ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट, आपके वहाँ पे जो काम करने वाला क्लाइमेट है वो कैसा है, हेल्दी होना चाहिए। करियर एडवांसमेंट, करियर के बारे में क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं। जॉब एनरिचमेंट, जॉब में क्या आगे फ्यूचर है, स्कोप है। जॉब सिक्योरिटी कैसी है। एम्प्लॉयज़ पार्टिसिपेशन कैसा रहता है, आप लोग क्या एम्प्लॉयज़ की राय लेते हैं, हेल्प लेते हैं। एम्प्लॉयज़ एम्पावरमेंट। तो इन सब को हम वन बाय वन करके हमको समझेंगे और पढ़ेंगे। तो सबसे पहले कह रहा है मॉनेटरी और फाइनेंशियल इंसेंटिव। द रिवार्ड और इंसेंटिव विच कैन बी कैलकुलेटेड इन टर्म्स ऑफ मनी इज नॉन एज मॉनेटरी इंसेंटिव। सबसे पहली बात तो ये समझ में आ गई। इसके बाद में कह रहा है जो मॉनेटरी इंसेंटिव, सबसे पहला इंसेंटिव क्या है, पे एंड अलाउंस। कह रहा है रेगुलर इंक्रीमेंट इन सैलरी एवरी ईयर एंड ग्रांट ऑफ अलाउंस एक्ट एज ए गुड मोटिवेटर्स। अगर आप किसी को सैलरी बढ़ा कर दे रहे हर साल
तो उससे क्या होता है, उसका लेवल जो होता है मोटिवेट रहता है और वो काम करने के लिए हमेशा आगे आता है, ठीक है। इन सम ऑर्गेनाइजेशन पे हाइक्स एंड अलाउंस आर डायरेक्टली लिंक्ड विद द परफॉर्मेंस ऑफ द एम्प्लॉयज़। कई कंपनियां क्या करती हैं, जैसा जैसा आप जिस साल में जैसा परफॉर्म करेंगे उसके अकॉर्डिंग ही आपकी सैलरी का इंक्रीमेंट किया जाएगा। तो जो लोग कम अच्छे से परफॉर्म कर रहे होते हैं वो इस बात का ध्यान रखते हैं कि अगर हम कम अच्छे से परफॉर्म करेंगे तो हमारी सैलरी का इंक्रीमेंट नहीं होगा। तो वो लोग क्या करते हैं, इस बात से मोटिवेट रहते हैं कि हमें अगर अपना इंक्रीमेंट कराना है तो क्या करते हैं, अच्छे से काम करते हैं, ठीक है। इसके बाद में प्रॉफिट शेयरिंग। अब कई कंपनियां क्या करती हैं, जितना भी प्रॉफिट पहले से फिक्स किया हुआ है, जैसे मान लेते हैं उनका बजट बनाया हुआ है कि इस बार हम 25% प्रॉफिट अर्न करेंगे और बाकी उससे ऊपर अगर 26% भी होता है तो 1% जो प्रॉफिट होगा उसको सभी एम्प्लॉयज़ में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो इसके अंदर देखो क्या कह रहा है बेटा, द ऑर्गेनाइजेशन ऑफर शेयर इन द प्रॉफिट टू द एम्प्लॉयज़ एज ए कॉमन इंसेंटिव फॉर एनकरेजिंग द एम्प्लॉयज़ फॉर वर्किंग एफिशिएंटली। किस लिए एनकरेज करता है वर्क को, एम्प्लॉयज़ को, ताकि एफिशिएंटली काम करे। अंडर अ प्रॉफिट शेयरिंग स्कीम जनरली द companies fix a percentage of profit. If the profit exceeds the percentage, then the surplus profit is distributed among the employees. अगर मान लो जो मैंने आपको बताया कि बजट से एक्स्ट्रा है कोई भी प्रॉफिट तो किस में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा, एम्प्लॉयज़ में। को पार्टनरशिप स्टॉक ऑप्शन। को पार्टनरशिप स्टॉक ऑप्शन क्या कहता है कि इसके अंदर क्या होता है, जो भी एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको शेयर इशू कर दिए जाते हैं, ठीक है। ये आप लोग अपने शेयर वाले चैप्टर में ही पढ़ेंगे। शेयरिंग द प्रॉफिट डज नॉट गिव ऑनरशिप राइट टू द एम्प्लॉय। अगर आप किसी को खाली प्रॉफिट शेयर करते हैं तो उससे उसका मालिकाना हक नहीं मिलता कंपनी के अंदर। लेकिन कई बार क्या होता है, जो किसी एम्प्लॉय को आप शेयर इशू कर देते हैं तो शेयर के आपने टाइप पढ़े होंगे, इक्विटी शेयर होता है। अगर आपने शेयर इशू कर देते हैं उसको तो उसके पास क्या होता है, कुछ राइट आ जाता है कंपनी के ऊपर एज ए मैनेजमेंट, ठीक है। तो वो भी अपनी कंपनी में एज ए पार्टनर काम कर सकता है। इसके बाद में कह रहा है बोनस। कह रहे हैं बोनस इज ए वन एक्स्ट्रा टाइम रिवॉर्ड है। एक्स्ट्रा टाइम रिवॉर्ड दिया जाता है ना, जैसे आपने सुना होगा कि दिवाली पे रिवॉर्ड दिया गया, क्रिसमस पे बोनस दिया गया, न्यू ईयर पे बोनस दिया गया। तो इन सब बोनस क्या होते हैं कि आपको एम्प्लॉयज़ को इनकरेज करते हैं कि हमारी कंपनी हमारा इतना ध्यान रखती है कि कोई फेस्टिवल आता है तो हमको उसको भी सेलिब्रेट करने के लिए एक अलग से बोनस का फंड इशू कर देती है, ठीक है। कह बोनस इज ए वन टाइम एक्स्ट्रा रिवॉर्ड ऑफर टू द एम्प्लॉय फॉर शेयरिंग हाई परफॉर्मेंस। जनरली व्हेन द एम्प्लॉयज़ रीच देयर टारगेट और एक्सीड द टारगेट देन दे आर पेड एक्स्ट्रा अमाउंट कॉल्ड बोनस। सम टाइम ऐसा भी होता है कि जब वो उनको टारगेट दिया जाता है, उस टारगेट को अचीव कर लेते हैं, उस टाइम पे भी बोनस दिया जाता है और एक फेस्टिवल बोनस भी दिया जाता है। इसके बाद में है कमीशन। कह रहे कमीशन क्या होता है, कई बार ये ज़्यादातर ये सेल डिपार्टमेंट में होता है, जिसके अंदर मान लो कोई टारगेट सेट कर दिया जाता है कि आपको इतना सेल करना है। इसके बाद जो भी आप एक्स्ट्रा सेल करेंगे उसमें आपको कमीशन मिलेगा। अगर अपना सेल टारगेट अचीव कर लेते हैं तो उसमें कमीशन मिलेगा, ठीक है। तो कमीशन इज द कॉमन इंसेंटिव ऑफर्ड टू एम्प्लॉयज़ वर्किंग अंडर सेल्स डिपार्टमेंट। जनरली द सेल्स पर्सन गेट द बेसिक सैलरी एंड अलॉन्ग विद दिस कमीशन ऑन एवरी सेल्स ऑर्डर। तो जैसे जैसे सेल ऑर्डर बढ़ेगा वैसे वैसे जो सेल्स मैन है उसका कमीशन भी बढ़ता जाएगा, जो कि उसको सैलरी के साथ में मिल जाता है। इसके बाद में सजेशन सिस्टम। सजेशन सिस्टम कहता है कि एम्प्लॉयज़ को अगर हम इनकरेज करें तो वो अपने अच्छे सजेशन देकर कंपनी का जो प्रॉफिट है उसको इंक्रीज करने में कंपनी की काफ़ी हेल्प कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर वो कोई सजेशन, अच्छा सजेशन देते हैं, उससे कंपनी का कोई हेल्प होता है तो हम उनको क्या डेफिनेटली क्या देंगे, कुछ बेनिफिट देंगे। कह रहे अंडर सजेशन सिस्टम द एम्प्लॉयज़ आर गिवन रिवॉर्ड इफ द ऑर्गेनाइजेशन गेन्स विद द सजेशन ऑफर्ड बाय एम्प्लॉयज़। फॉर एग्जाम्पल एन एम्प्लॉय सजेस्ट ए कॉस्ट सेविंग टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन and organization is able to reduce the cost by that technique, then extra payment is given to employees for giving that suggestion। तो इसके अंदर वही बताया है, कोई एम्प्लॉय अच्छा सजेशन देता है तो उसको उसके अकॉर्डिंग क्या जाएगा, बेनिफिट दिया जाएगा, उसको कमीशन दिया जाएगा। इसके बाद में प्रोडक्टिविटी लिंक्ड विद वेजेस इंसेंटिव। कई बार ऐसा भी होता है कि आपको जितना प्रोडक्टिविटी करोगे उसके अकॉर्डिंग ही आपको वेजेस मिलेगा, उसके अकॉर्डिंग ही सैलरी मिलेगा। तो ये जो जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग एरिया होता है वहाँ पे ज़्यादातर इस चीज़ों को यूज़ किया जाता है, ठीक है। कि there are certain wages rate plan which offer higher wages for more productivity. For example, differential piece wages system. Efficient worker are paid higher wages as compared to inefficient worker. जो वर्कर कम अच्छे से काम करेगा डेफिनेटली कम प्रोडक्टिविटी करेगा, कम प्रोडक्टिविटी का तो डेफिनेटली उसकी डायरेक्ट वेजेस पे इम्पैक्ट करेगा। इसके बाद में रिटायरमेंट बेनिफिट। Some organization offer retirement benefits such as pension, provident fund, gratuity, etc. To motivate people, these incentives are suitable for employees who have security and safety net. कई बार क्या होता है, एम्प्लॉयज़ चाहते हैं कि जब वो अभी जॉब कर रहे हैं उनके हाथ पैर सही सलामत है, जब रिटायरमेंट हो जाएगा
तो उनको वहाँ से फ़ंड कहाँ से मिलेगा। उस केस में कई कंपनियाँ ऐसी होती हैं जो पेंशन स्कीम रखती हैं, प्रोविडेंट फंड के अंदर आपका पैसा जमा करती है, ग्रेच्युटी में पैसा जमा करती हैं। तो ये सब चीज़ें क्या करती है, सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है, लाइफ सिक्योरिटी। इसके बाद 9th पॉइंट को देखते हैं हम लोग, पर्क्स, फ्रिंग्स, बेनिफिट, परक्यूसाइड्स। ठीक है, परक्यूसाइड्स क्या होते हैं, ये चीज़ें कह रहे स्पेशल बेनिफिट होते हैं। जैसे मान लो कोई भी मेडिकल अलाउंस दे दिया, मेडिकल का इंश्योरेंस करा दिया, बच्चों की फ्री एजुकेशन करवा दी। जैसे मान लेते किसी कंपनी का खुद का स्कूल है, उसमें फ्री एजुकेशन करा दी, या अदर किसी स्कूल में जा रहे हैं तो उसकी फ़ीस खुद से पे कर दी, हाउसिंग की फैसिलिटी दे दी, रहने का घर दे दिया। ठीक है, अगर दिस बेनिफिट्स आर ओवर एंड अबव सैलरी, दिस एक्स्ट्रा बेनिफिट्स आर रिलेटेड विद द परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉयज़। जो वर्कर्स अच्छे से काम कर रहे थे, अच्छे से एम्प्लॉय काम कर रहे थे, उनको ये बेनिफिट दिए जाते हैं। अब हम नेक्स्ट सीखने जा रहे हैं नॉन मॉनेटरी नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव। अभी तक हमने फाइनेंशियल के बारे में पढ़ा, अब नॉन फाइनेंशियल क्या कहता है कि मनी इज़ नॉट ओनली द मोटिवेटर, खाली पैसा ही सब कुछ नहीं है इस दुनिया में। द एम्प्लॉयज़ हु हैव मोर ऑफ स्टीम एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड एक्टिव इन दैम गेट सेटिस्फाइड विद द नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव ओनली। कई लोग जो अपने आप को पहचानना चाहते हैं, अपने आप का नाम अपने आप को नाम को फेमस करना चाहते हैं, वो लोग मनी से ही खाली खुश नहीं होते, नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव भी चाहिए होता है। ठीक है, जैसे कि ये सब चीज़ें होती है हाई रैंक लेवल के जो लोग होते हैं उनमें होता है। ठीक है, जैसे कि सबसे पहले स्टेटस, मैंने आपको बताया कि मैनेजर के साथ में लिखा है सीनियर मैनेजर 1। ठीक है, मतलब कि ये दिखाता है कि आप काफ़ी टाइम से उस कंपनी के साथ पे काम कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद में ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट, आपके वहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट कैसा है, आपके जो सबॉर्डिनेट हैं और सुपीरियर हैं उनके बीच में रिलेशन कैसा है, एक दूसरे को कैसे अप्रोच करते हैं काम करने के लिए, कैसे उस काम को सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसके बाद में करियर एडवांसमेंट। करियर एडवांसमेंट का मतलब है कि मैनेजर मस्ट प्रोवाइड प्रमोशनल अपॉर्चुनिटीज़ टू एम्प्लॉइज़। एक मैनेजर अगर अपॉर्चुनिटीज़ देता है एम्प्लॉइज़ को प्रमोट करने के लिए, ठीक है, तो वहाँ पे करियर एडवांसमेंट रहेगा और एम्प्लॉइज़ वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा काम करेंगे। ठीक है, जॉब एनरिचमेंट, असाइनमेंट ऑफ चैलेंजिंग जॉब। कई बार क्या होता है, जो लोग काम कर रहे होते हैं वो उस काम को करते करते बोर हो जाते हैं और चाहते हैं कि उससे ऐसा काम दिया जाए जो थोड़ा चैलेंजिंग हो। ठीक है, तो ऐसे काम को भी, इस ऐसे काम को करने के बाद वो क्या करते हैं, अपने आप में मोटिवेट रहते हैं और अपने आप को कुछ वैल्यूएबल पर्सन समझते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। एम्प्लॉइज़ रिकग्निशन, अब क्या होता है कि हर साल, हर हफ्ते, या फिर कई कंपनियां ऐसी होती है जो क्वार्टरली, हाफ ईयरली या फुल ईयरली बेस पे अपने एम्प्लॉइज़ को रिवॉर्ड देती हैं कि जिसने सबसे बेस्ट काम किया। काम तो सभी बेस्ट कर रहे हैं, लेकिन सबसे बेस्ट जिसने किया है उसको अलग से रिवॉर्ड दिया जाता है। ठीक है, तो इसके अंदर देखिए क्या कह रहा है, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करना, ये भी सबसे बड़ी बात है। तो कह रहा है अगर आप कोई अच्छा काम करते हैं तो सबके सामने शाबाशी देना, अगर वो गलती कर देते हैं तो आपको अकेले केबिन में बुला के समझाना और जो भी आपकी मिस्टेक्स है उसको रेक्टिफाई कराने में आपकी हेल्प करना। तो ये है एम्प्लॉइज़ रिकॉग्निशन का पार्ट। लास्ट है आपका ये 6 पॉइंट, जॉब सिक्योरिटी, सॉरी सेकेंड लास्ट है ये जॉब सिक्योरिटी। जॉब सिक्योरिटी मीन्स लाइफ टाइम बॉन्डिंग बिटवीन एम्प्लॉइज़ एंड ऑर्गेनाइजेशन। जॉब सिक्योरिटी मीन्स गिविंग परमानेंट और कन्फर्मेशन लेटर। ठीक है, जॉब सिक्योरिटी मतलब कि आपकी जॉब नहीं जाएगी, आप हमेशा जॉब आराम से करते रहेंगे। आपकी जॉब एक बार आपने ज्वाइन कर लिया तो कभी इसको आप जॉब जाने का कोई प्रॉब्लम है नहीं, जैसे कि आपने गवर्नमेंट जॉब में देखा होगा। लेकिन इससे एक प्रॉब्लम ये आती है, जिन एम्प्लॉइज़ को जॉब सिक्योरिटी मिल जाती है वो लोग अच्छे से काम नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये एक बड़ा प्रॉब्लम है। जॉब सिक्योरिटी देनी चाहिए, लेकिन लिखा हुआ है सम टर्म्स के साथ और कंडीशन के साथ में। इसके बाद ये सेकेंड लास्ट है एम्प्लॉइज़ पार्टिसिपेशन। आप जो भी डिसीजन लेते हैं उसके अंदर एम्प्लॉइज़ का पार्टिसिपेशन होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि बता रहा है, इफ़ टारगेट प्रोडक्शन इज़ फिक्स्ड बाय द कंसल्टिंग एम्प्लॉय देन ही विल ट्राई टू अचीव द टारगेट मोर सिंसियरली। मान लो मैंने किसी एम्प्लॉय को बुलाया और उसी से पूछा कि यार आप एक दिन में कितना काम कर सकते हो, तो उसने बताया सर मैं इतना काम कर सकता हूँ। ठीक है, ऐसे करके हमने 8-10 एम्प्लॉय से रैंडमली पूछ लिया और उन्होंने सबने बताया कि हम सर इतना काम कर सकते हैं। तो हमने एक कॉमन डेटा ले लिया और उसके बेस पे हमने एस्टिमेशन लगाया कि जो एम्प्लॉइज़ हैं वो एक दिन में इतना प्रोडक्शन कर सकते हैं। तो उसके बेस पे उन्हीं से पूछकर हमने टारगेट सेट किया है। तो वो लोग क्या होगा, एम्प्लॉइज सोचते हैं कि हमसे पूछा गया और अगर हम लोगों ने बोला भी है कि इतना हम काम कर सकते हैं और फिर भी काम नहीं कर पाएंगे तो ठीक बात नहीं है। तो वो लोग क्या करते हैं, बहुत ही क्रूसली होके काफ़ी मेहनत के साथ वो लोग काम करते हैं इसको और काम को अपने अचीव कर लेते हैं। इसके बाद में लास्ट है ऑटोनॉमी एम्प्लॉइज़ एम्पावरमेंट। इसके बाद क्या कहता है कि एम्प्लॉइज़ को थोड़ा बहुत पावर भी देना चाहिए, थोड़ा फ्रीडम भी देना चाहिए ताकि वो अपनी स्किल्स को इम्प्रूव कर सके और अपने आप को खुद को प्रूव कर सके।
Credit means giving more freedom to subordinates. This empowerment develops confidence in employees. They use positive skills to prove that they are performing to the best when freedom is given to them. तो बेटा ये आपका बिजनेस का जो पीरियड था ये पूरा कंप्लीट हो चुका है, आप इसको देख लीजिएगा। कोई डाउट्स होगा तो मुझे बता दीजिएगा, मैंने आपको पीडीएफ में ग्रुप में सेंड कर दिया है। थैंक्स फॉर टुडे।